हेलो, नमस्कार। मैं जितेंद्र दांगी। अभी सब आप सभी के सामने खुद को लेके आया हूँ और मैं टीचिंग फील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा ट्यूशन क्लासेस है और 13 साल से मैं सुविधा दे रहा हूँ समाज में और काफ़ी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और उनको एक मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों को एक दिशा देने की ज़रूरत है और उसके बाद तो हुनर उनके अंदर खुद होता है। वो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी को होती है। तो हमको बस खाली उनकी कदर करनी होती है, थोड़ा उनको एक दिशा देना होता है और पंख तो उनके पास होते ही हैं। बस हमें एक सही ढंग से तराशना होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को बताने जाना चाहता हूँ और उसमें बताना चाहता हूँ कि सभी बच्चों को ये समस्याएँ होती है कि किस तरह से पढ़ाई किया जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए और ये जो स्टार्टिंग स्टेज होता है वो प्राइमरी तक का तो ठीक है, चलिए अभी 8वीं तक भी प्राइमरी में भी आ गए हैं, लेकिन इनको समस्या ये होती है कि किस तरह से तैयार किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए। हमको याद नहीं होता है, हम कैसे लिखे कि याद हो जावे या हम एक बार रिपीट कर लेवे, एक बार ही देख लेवे और याद हो जावे। तो अभी ये स्मार्ट जो समय चल रहा है, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाई भी आज के लिए स्मार्ट ही करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सबका भी यही मानना होगा और हमारा भी यही मानना है। आजकल तो फ़ोन हमारे पास स्मार्ट होने लग गया है, तो बच्चों के दिमाग क्यों नहीं? जी ज़रूर, इस दिशा में अगर हम कुछ प्रयास करें, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को पहले एक जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस विषय से किस तरह से करना चाहिए, किस विषय में तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सभी बच्चों को अपनी खामी और खूबी सभी बाकायदा पता होती है। ठीक है? तो आपकी खूबी तो उसको तराशिए और खामी है तो उसको साइड में रख के उस पे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा वर्क करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ, अपनी पूरी खामी को निकाल देंगे। अपनी पूरी खामी को निकाल देंगे तो सभी बिरला बन जाएँगे। लेकिन हाँ, प्रयास तो कर सकते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक्स एवरीवन परफेक्ट बट मानना मेरा ऐसा है कि प्रैक्टिस से सब कोई कर सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कैन मेक एवरीवन परफेक्ट, अ मैन परफेक्ट नहीं, एवरीवन परफेक्ट क्योंकि देखिए प्राणी भी लगातार प्रयास के बाद वो सर्कस में करतब दिखाते हैं, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है? तो अगर हम प्रयास करें तो क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कि एक दोहा किसी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान। मतलब रस्सी कमजोर होती है, बार-बार खींचने से वो अगर पत्थर के ऊपर लकीर खींच सकती है, तो बच्चों का तो मस्तिष्क बहुत ही नाजुक कोमल होता है, बहुत फीलिंग्स उसके अंदर होती हैं, थोड़ी-सी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए पहले मैं कक्षा 8 से 10 वाले विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा। कक्षा 8 से जो है 10वीं का पड़ाव शुरुआत हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और अगर जो बच्चे यहाँ सोच लेते हैं कि 8वीं से हमको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा मेहनत करना है, तो अच्छी मेहनत आप यहाँ से स्टार्ट करो तो 10वीं तक आप टारगेट एक अच्छा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने सोचा है कि हाँ, हमारा उद्देश्य कुछ अच्छा चाहिए हमें, तो बिल्कुल अभी आप पहले एक ध्येय अपने मस्तिष्क में एक सोच लेवे लक्ष्य लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर लेवे बिल्कुल अर्जुन की तरह कि मुझे एक लक्ष्य भेदना है तो आप उस तरह से अगर करें तो आपको प्राप्त हो सकता है तो 8वीं से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए 8वीं जैसे कि गणित की बात करें तो गणित के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं वो मैं आगे थोड़ा डिटेल से आपको बताऊंगा व्यवस्थित जानकारी उसकी दूंगा लेकिन पहले बता दें कि गणित तो गणित से रिलेटेड कुछ-कुछ है, जैसे समीकरण है, गुणनखंड है। इसके अलावा बेसिक कांसेप्ट आपके हैं, चाहे चाहे वो अलजेब्रा से रिलेटेड हो या ज्योमेट्री से रिलेटेड हो या कैलकुलेशन अरिथमेटिक से रिलेटेड हो, समस्याएँ देखने को मिलती है। तो आप अपना बेसिक कांसेप्ट पहले स्टार्ट मजबूत कर सकते हैं, जो आपको एक स्टेज मिलता है 8वीं से। जो आप 10वीं में अगर अच्छा टारगेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10वीं में अच्छा ही टारगेट करना चाहते हैं, इसीलिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो शुरुआत हम वहाँ से करें कि देर ना हो जाए ज़्यादा। तो 8वीं से ही स्टार्ट करें, मेहनत करें
ताकि 10वीं तक कुछ अच्छा लाया जा सके, ठीक है? 2 विषय मुख्य रूप से हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। एक कह दूँ तो गणित है और दूसरा कह देवें तो अंग्रेजी है, जिसको विदेशी भाषा मानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि विदेशी भाषा तो है ही है, लेकिन हमारे रोज़ाना जीवन में आज ये इतना घर कर गया है, वी आर वेरी यूज्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो विदाउट इंग्लिश वी कांट थिंक। बिना इंग्लिश के हम अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते, सोच नहीं सकते, ऐसा। तो इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है इंग्लिश के कारण। तो इसमें मैं डिटेल से आपको थोड़ी सूचना ब्यौरेवार जानकारी दूँगा। फिर फिलहाल चलिए देख लेते हैं, तो ये भाषा जो है गणित, गणित जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। जैसे कि आपकी कुछ समस्याएँ जो होगी, वो आप अपनी समस्या आगे रख सकते हैं। मैं कुछ बातों को यहाँ पे नोट किया हूँ कि जो बच्चों को समस्याएँ नॉर्मली होती है, तो वो मैंने नोट किया है। मैं वो आपसे पहले थोड़ा उसके बारे में आपको सुझाव देना चाहूँगा मेरे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और उसके ऊपर पालन भी करेंगे। तो कुछ-कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, सबसे पहला गणना में प्रॉब्लम या कैलकुलेशन प्रॉब्लम। कैलकुलेशन प्रॉब्लम अपने जानते हैं गिनती, पहाड़े, पहले के समय की बात करें तो 40 तक पहाड़े मुँह जबानी याद हो जाती थी। रोज़ हमको स्कूल में सुना जाता था कि हाँ, रोज़ बेटा स्कूल पहुँचे तो 40 तक पहाड़े फटाफट लिख दो। ये पहले के सिनेरियो थे। अभी तो बच्चों को क्या है कैलकुलेटर जो अलाउ हो जाता है 10वीं 11वीं 12वीं में और कॉलेज तक वही रहता है। बाकी कैलकुलेशन के लिए, सामान्य गणना के लिए थोड़ा बहुत ऐसा और बच्चों का ऐसा भी मानना है कि 10 तक पहाड़े बहुत हो गए। लेकिन ख़्याल है कि और थोड़ा ज़्यादा और मिनिमम 20 तक पहाड़े आप अच्छे से करें, तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सकती है और अगर 25 से 30 तक कर लेते हैं तो और बेहतर है। लेकिन 20 तक कम से कम आप तैयार करिए, ऐसा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में फ़ास्ट कैलकुलेशन किस तरह से करें? तो फ़ास्ट कैलकुलेशन चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, ठीक है? वेदर इट इज एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों में से कोई भी हो, कैलकुलेशन के लिए आपको मस्तिष्क को तैयार करना होता है। जी हाँ, मस्तिष्क को कि 18 और 12 जोड़ना है। तो 18 और 12 18 प्लस 15 18 प्लस 12, तो 18 12 जोड़ना है, 18 प्लस 12 करना है। तो देखिए इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 एंड 8, तो 10 हो जाएगा। या इसको सरल इस तरह से कर सकते हैं, 2 12 वाला 2 इधर दे देवें तो 20 हो जाएगा, 18 और 2 20 और 10 30 आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कुछ कैलकुलेशन इतने फास्ट होते हैं कि आप मस्तिष्क को प्रयास करें उस तरह से, तो आप आसानी से सीख सकते हैं और कैलकुलेशन के लिए आपको यूज़्ड टू होना पड़ेगा। उसको आप प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा। आप कुछ भी करते हैं कैलकुलेशन तो उसको ध्यान रखें, इस तरह से 21 गुणे 5 करना है, 21 गुणे 5 आपको नहीं आता है, लेकिन 20 गुणे 5 आपको आता है, तो 20 गुणे 5 कर दीजिए, 100 हो गया और 1 गुणे 5 कर दिए, 5 हो गया, तो 105 हो गया। तो 21 गुणे 5 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 105, इस तरह से। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आपको होती है तो कैलकुलेशन की गणना की प्रॉब्लम आप इस तरह से हल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ-कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को ये पता नहीं, ये जानकारी नहीं होती है कि कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है, सूत्र कौन से सवाल के लिए लगाना है। तो सीधी-सी बात है आप सूत्र को पहले समझिए कि सूत्र कैसे बना हुआ है, सूत्र किस तरह से आया हुआ है, सूत्र किस तरह का है। अब जैसे कि आप सिंपल सी भाषा में कहें तो आप कोई एरिया का सूत्र लेते हैं, एरिया। सामान्य सी बात अभी 8वीं के लेवल से लेके चल रहे हैं, तो सूत्र होता है उसमें क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है, जिसे हम परिमिति कहते हैं। तो क्षेत्रफल जिसको एरिया कहा जाता है, तो एरिया है तो कभी भी एरिया के लिए क्या होगा इकाई जो आती है, तो अब उसमें खर्च दिया हुआ है कि प्रति इकाई खर्च कितना होता है। तो प्रति इकाई खर्च के लिए हम जानते हैं कि जो खर्च दिया होगा वो प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो दिया होगा, ठीक है?
प्रति वर्ग मीटर में खर्च दिया होगा या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, यानी वर्ग, वर्ग आया तो वर्ग यानी 2 इकाइयों का क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा, तो वर्ग में आएगा। और परिमाप, तो परिमाप के लिए इकाई सेम रहता है दोनों का, कि सेंटीमीटर में है और दूसरा भी इकाई सेंटीमीटर में है, तो उसको जोड़ेंगे तो उत्तर जो प्राप्त होगा, आंसर जो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर में ही। तो अगर खर्च दिया है और उसमें बोला है आपको कि खर्च प्रति रुपए है, ठीक है, प्रति मीटर इतने रुपए है, तो वो समझ जाइए आपको कि क्या है, परिमाप है, पेरीमीटर है। जी हाँ, बिल्कुल, परिमाप है। तो फ़ॉर्मूला आपको समझना होगा कि किस तरह से हमको कब क्षेत्रफल का लगाना है, कब परिमिति का लगाना है। इसी तरह से थोड़ा कुछ कैलकुलेशन 9वीं 10वीं की तरफ बढ़ाएँ, तो क्षेत्रफल वाले हैं, त्रिभुज वाले आते हैं, वृत्त वाले आते हैं, फिर शंकु आता है, बेलनाकार जो आता है, ठीक है? तो ये सब सभी आते हैं, तो सीधी-सी बात है, कैलकुलेशन जो होगा तो 2 डायमेंशन होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई है, तो दोनों का गुणा होगा, 2 डायमेंशन एरिया है, ठीक है? इस तरह से। अब कुछ ऐसा होता है कि बच्चों को प्रेशर होता है, ऑफ कोर्स सभी को होता है प्रेशर, हम जॉब करते हैं तो हमें भी होता है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अब हमारा तो क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है रिज़ल्ट का। लेकिन गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल उसी तरह से हमें प्रेशर जो बोलते हैं हमारे ऊपर नहीं लेना है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको द बेस्ट रिज़ल्ट ऑब्वियसली मिलने ही वाला है। आप अपना पूरा करके आइए। आप आपके अंदर जो क्षमताएँ हैं, जो क्वालिटी है, जो गुण देखने को मिलते हैं आपके अंदर, आपकी जितनी कैप आपको उसके अनुसार परिणाम अवश्य मिलेगा। तो प्रेशर आपके मस्तिष्क पर तनाव लेने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। विद्यार्थी मित्रों, तो आपको तनाव नहीं लेना है और इसके लिए मैं थोड़ी-सी गुज़ारिश एक जो गार्जियन हैं उनसे भी करना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर अपनी सोच को नहीं रखने की कोशिश कीजिए। बच्चों को आप अपना प्रेम दीजिए और अपना समर्थन, सपोर्ट दीजिए। आप उनके कंधे से कंधे मिला के खड़े हो जाइए। बोलिए बेटा, तू अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप अच्छे से करो। हमको आप अगर 65 आप अच्छे से लाते हो, तो हमारे लिए वह 85 के बराबर है। 90 के बराबर है। आप अपनी पूरा 100% दीजिए, आपका जो भी मेहनत करके आएगा, वो हमें स्वीकार होगा। आप इस तरह से उनको बच्चों को कहिए, इस तरह का समर्थन उनको देंगे, तो बहुत ही उनको अच्छा लगेगा और वो अच्छे से और कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं गार्जियन से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सरल है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अब शिक्षक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा सच जो आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि सभी की देखिए इनकम प्राप्त करने की जो आय प्राप्त करने की क्षमता अलग-अलग होती है। कोई व्यक्ति है वो 5 घंटे जॉब पे जाता है, महीने का 50,000 रुपया बना लेता है। कोई व्यक्ति है, वो 10 से 12 घंटे मेहनत करते हैं और उनका 20 से 25,000 रुपए बन पाता है। तो ज़रूरी बात यही है कि हमारे अंदर क्षमताएँ अलग हैं। हमारी इनकम की कैपेसिटी जो है, उसके अनुसार हम इनकम कमाते हैं। दूसरे की जो है, वो उसके अनुसार करते हैं। तो किसी ने कहा है ऐसा कि सामने वाले का महल देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाया जाता। तो उसी तरह से हम बच्चों को रिज़ल्ट के आधार पे नहीं आँक सकते। उनके मूल्यांकन का क्या, उनका शारीरिक, मानसिक और इन्वॉल्व कितना है, वो किसी कार्य में सम्मिलित कितना है, उसके आधार पर उनका मापदंड करना चाहिए। एक आंकड़ा बोलते हैं, एक वस्तु बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी तरह से संपूर्ण, सर्वाधिक विकास। संपूर्ण विकास विद्यार्थी का किसमें है, वो देखा जाए कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो। अंक लाने से नहीं होता है कुछ, क्योंकि अंक एक मात्र ज़रिया बनते हैं।
परंतु बच्चे में गुण कितना है वो देखा जाता है। और आप सभी भी जानते हैं कि भविष्य में उनको सर्टिफ़िकेट दरवाजे तक पहुँचाएगा नौकरी के, लेकिन दरवाजे के अंदर जाते ही जो विद्यार्थी है तो उसका गुण, उसने क्या सीखा है, उसके संस्कार वही बाहर आएँगे। पढ़ाई में उसने क्या पढ़ा है और उसको कितना उतारा है अपने अंदर, वो काम आएगा। ये देखा जाएगा कि बच्चे ने कितना अंतःकरण उसका किया है। पढ़ाई उसने की है तो किस तरह से उसको ढाला है, उसको अंदर कितना, अपने अंदर कितना ढाला है, ये बातों को ध्यान में दिया जाएगा। फिर उसके बाद समस्या यही है कि किस तरह से बाहर आ गए। कई बार प्रेशर के कारण बच्चे समस्याओं में डिप्रेस हो जाते हैं और आप सभी सुने हैं, आए दिन वाक़ये होते रहते हैं। समाचार पत्र में, टीवी में, न्यूज़पेपर में हम सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति के लड़के ने एग्ज़ाम के प्रभाव के कारण इस तरह का कुछ कदम उठा लिया है, इस तरह के कुछ प्रक्रियाएँ कर ली है, कुछ सुसाइड की तकनीक अपना लिया है। तो ये नहीं हो, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों का सपोर्ट करें और उसको प्रेशर में आने से रोकें और उसे प्रेशर से बाहर निकालें। वो ओवरकम होए, उस समस्या से बाहर निकले। तो ये हम उससे ज़रूर चाहेंगे और ये बच्चों से कब हम चाह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जब आपका समर्थन बच्चों के हित में होगा। आप बच्चों के सपोर्ट में रहेंगे तो होगा। आप अपने क्लास जहाँ पे आपका उठना-बैठना है, आप बोलते हैं बेटा मेरे 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त के भी में से 3 दोस्त के बच्चे 10वीं में हैं। बेटा मेरी तो बहुत छाप वहाँ पे अच्छी है, तू अच्छा लाना रिज़ल्ट कि मेरी छाप वहाँ पे बनी रहे। जी, आपकी छाप वहाँ पे अच्छी है, तो आप जानते हैं, लेकिन बच्चे के रिज़ल्ट से उसका लेना-देना उतना नहीं है। थोड़ा-सा है, ज़रूर थोड़ा-सा लेना-देना है, लेकिन आप सभी के बच्चों में भी देखेंगे, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, माहौल के ऊपर, किस माहौल में वो हैं, बच्चों को किस तरह का फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। जो बच्चों को इस तरह के सपोर्ट अच्छे मिलते हैं, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं। तो उनको बाहर निकलने से प्रेशर जब एग्ज़ाम आता है, तो बच्चों को बहुत ही समस्याएँ होती है, बहुत प्रेशराइज़ होते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या करें, उनको बच्चों को प्रेशर से बाहर निकलने में मदद करें, ताकि वो बच्चे क्या है, वो प्रेशर को कम कर सकें, प्रेशर से बाहर निकल सकें, वो समस्या से बाहर निकल सकें। तो इसके लिए समर्थन आपका चाहिए बच्चों को। तो इसके लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि बच्चों के रिज़ल्ट को आप अपनी प्रेस्टीज जो बोलते हैं उससे रिलेट ना करें। बच्चों के अपने गुण को निखरने दीजिए, उनको एक आसमान दीजिए, बुलंदी को ज़रूर छुएँगे। उनको पंख दीजिए, आसमान दीजिए, वो ज़रूर बुलंदी को छुएँगे। उनके ऊपर पिंजरे रूपी बंधन को न डालें। आप उन पे भरोसा करेंगे, वो आपकी नज़र में हमेशा अच्छे बने रहेंगे। बस शर्म, डर ये एक बात का होता है, आँखों का शर्म होता है। तो बच्चों को आँखों के शर्म से आप वो वो महत्व समझाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपके बच्चे अच्छी दिशा में जाएँगे, अच्छा सुधार करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, अब उसके बाद आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गणित के रिलेटेड बच्चों को क्या-क्या परेशानियाँ होती है, तो फिर से एक बार देख लेंगे। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जी हाँ, गणना में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है बच्चों को फ़ॉर्मूला का टेंशन होता है कि किस सवाल के लिए हमको कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है, तो बच्चों लॉजिकली आप सोचिए, ऑफ़ कोर्स आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद होता है टू मच प्रेशर, प्रेशर हमें रिज़ल्ट कितना लाना है, हमारे गार्जियन की अपेक्षाएँ जुड़ी हुई है। जी हाँ, जुड़ी रहती है, लेकिन आप अपना पूरा स सत सत 100% आप मेहनत कीजिए, आपका रिज़ल्ट अवश्य अच्छा आएगा। उसके बाद जो होता है, निष्फलता का डर होता है, कि निष्फलता तो एक बात कही है किसी ने, "मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।" तो आप ठान लीजिए, मान नहीं लीजिए। मान लेंगे तो हार होगी, ठान लेंगे तो जीत होगी। तो फेलियर का कभी नहीं सोचिए, ठीक है? और जो अंतिम है कि आपको सब सपोर्ट मिलेगा, तो
तो ये समस्या से बाहर ज़रूर आएँगे, ठीक है? अब जो दूसरी भाषा है हमारी, जो गणित के बाद है अंग्रेजी, इंग्लिश, विदेशी भाषा, इसको लेकर के बहुत ही उलझने रहती है बच्चों के मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में भी होती है और गार्जियन को ऐसा होता है कि हाँ, ये विषय में बच्चा अच्छा करे और सभी अभी टेक्नोलॉजी के युग में जैसा कि तकनीक के युग में हम सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है, तो भाषा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और मेरे कथनानुसार मैं तो इसमें ऐसा भी मानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा तो अभी इस प्रकार की है कि जो आप देखें तो अंग्रेजी भाषा इस तरह का पासवर्ड हो गया है। जी हाँ, पासवर्ड। आप सभी परिचित हैं पासवर्ड, मोबाइल में पासवर्ड। तो अंग्रेजी भाषा इस तरह से पासवर्ड बन गया है कि कोई भी ताले को खोलने के लिए आप अंग्रेजी भाषा टाइप करिए या अंग्रेजी भाषा रूपी पासवर्ड लगा दीजिए, आपका ताला खुल जा सिम-सिम की तरह तुरंत खुल जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा का इतना मान हो गया है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें कूपमंडूक नहीं बने रहना है, बल्कि हमें समाज में बाहर निकलना है। तो उस भाषा के लिए उस सीधी-सी बात है, हमें उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमें जो अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान से मिला है, तो हम अभिव्यक्त सामने वाले को किस तरह से करेंगे? तो अगर हम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमें है, तो हम अपनी बात को अंग्रेजी में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ, प्रस्तुत कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है और ये जो ऐसा है कि मस्तिष्क के अंदर से बन कर के शब्द जुड़ते हैं, मुख से निकलते हैं और सीधे दिल तक पहुँचते हैं। तो हमारा ये जो प्रयास है और दांगी समाज का हम एक छोटी-सी पहल कर रहे हैं कि जो इसमें इसके द्वारा एक मीडिया जो है, इसके द्वारा हम आप तक पहुँच सकें, आपके घरों में पहुँच सकें और आपको जो है बेहतर दे सकें और आप सभी ढूँढने में सभी सक्षम हैं, तो आप किस तरह से आप पहुँच सकते हैं, समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये भाषा का महत्व समझते हुए बच्चों को भी थोड़ी इसकी बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो पासवर्ड रूपी जो अंग्रेजी भाषा है, तो ये सीख लिया जाए और किसी भी ताले को खोलने के लिए खुल जा सिम-सिम, पासवर्ड लगा देवे तो आराम से खुल जाए। तो अंग्रेजी भाषा को लेकर के सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो हमारे समस्या सामने आती है, जो प्रॉब्लम अपने फेस करते हैं, तो वो कहा जाए तो एक समझ में प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की बात मैं कहूँ दोस्तों, तो अंडरस्टैंडिंग कैसा है कि आप अंग्रेजी जब बोल रहे हैं ना, तो हमारी भाषा को सामने वाला समझना चाहिए। हमारी जो बात है, वो सामने वाला व्यक्ति समझ जा रहा है, बस वो पर्याप्त है। इसमें ग्रामेटिकली जो व्याकरणीय गलतियाँ या भूलें होती है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं, व्हाटएवर वी वांट टू एक्सप्रेस, द एक्सप्रेशन मस्ट हम जो क्या कहना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति वो समझ जाता है, वही बड़ी बात है। उसके बाद ग्रामर की बात जो आती है, व्याकरण की बात आती है, तो कोई भी भाषा है तो व्याकरण पर आधारित है, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो या अंग्रेजी हो। तो अंग्रेजी भी क्या जो व्याकरण या ग्रामर से अछूता नहीं है। तो ग्रामर की समझ के लिए हमको नॉलेज चाहिए और उसके लिए समझने के लिए हमारे पास एक समझ शक्ति चाहिए। तो ये भाषा को समझने के लिए बहुत सारी समस्याएँ होती है। वो समस्याएँ कौन-कौन सी होती है, मैंने कुछ नोट करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम होता है, तो नहीं समझ पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम समस्या क्या होती है? तो 2 भाग मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक भाग जो है वो वोकैब्युलरी का है, शब्दकोश जो हमारे शब्द भंडार जो हैं, वो हमारे पास कम होते हैं, कि कोई भी वस्तु है, तो अब डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। तो डिक्शनरी का हम हिंदी उसका मीनिंग आना चाहिए कि हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? डिक्शनरी तो शब्दकोश। तो शब्दकोश हमें पता है तो डिक्शनरी। तो वो भाषा के लिए पहले हमारे पास शब्द भंडार होने चाहिए पर्याप्त। और दूसरा है ग्रामर
ऑब्वियसली व्याकरण। तो व्याकरण जो है वो नियम के ऊपर आधारित होता है, तो नियम आपको सीखने पड़ेंगे और नियम सीखने के लिए देखिए जो आपको किसी न किसी किताब के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तो किताब के सहारे की ज़रूरत तो पड़ती ही है और किताबें जो है वो आपको जो लिखित में ज्ञान दे सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा शिक्षक है, तो वो नियम को अच्छे से समझा सकते हैं। तो आपको जो भी विषय से संबंधित शिक्षक आपके स्कूल में हैं, ट्यूशन में हैं, तो इसके लिए विशेष ट्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है विशेष ट्यूशन भी करने की। आपको जो विषय शिक्षक हैं, आप स्कूल में जाते हैं, अभी तो फिलहाल जो समस्या है लॉकडाउन की उसके अनुसार स्कूल नहीं खुले हैं, तो विषय के जो शिक्षक हैं, तो विषय के शिक्षक से आप संपर्क कीजिए कि सर हमें ये समस्या होती है, थोड़ा-सा आप हमें बताइए। जी, बिल्कुल वो बताएँगे। पहली बात तो ये शिक्षक के रूप में मेरा अनुभव है कि बच्चे कोई सामने से अपनी समस्या रखने नहीं जाते और अगर आप अपने सामने से समस्या रखेंगे तो शिक्षक को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो आपकी समस्या को बिल्कुल हल करना चाहेंगे। तो आप विषय के संबंधित शिक्षक से मिलिए और उनको बोलिए। यही कार्य आप ट्यूशन जाते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं या घर पे बड़े भाई-बहन हैं, पिता हैं, चाचा हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। आप उनकी भी सहायता लीजिए और उनसे भी देखिए कहा गया है कि ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लेना चाहिए। तो कहीं से भी जो भी आपको ज्ञान मिलता है, इसके अलावा आज आपके पास तकनीक टेक्नोलॉजी के रूप में यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप पिक्चर देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं, फाइट वाले कुछ एक्शन मूवीज़ देखते रहते हैं। इसके अलावा कुछ गेम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा गेम का, लेकिन आप गेम खेलते रहते हैं, उससे बस एक मानसिकता हमारी जो उस पे लोड पड़ता है, जो वज़न पड़ता है। थोड़ा-सा आप ये इस तरह का कुछ प्रयास कीजिए, यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षकों ने अपने जो ज्ञान को, कौशल्य को उस पे तराशने की कोशिश की है। अब उस ज्ञान को आप 10 मिनट भी आप किसी संपर्क में वीडियो के आते हैं, तो मुझे पूरी जो विश्वास है और मुझे पूरा सुनिश्चित हूँ मैं कि वो आपको ज़रूर मिलेगा कुछ न कुछ सर्टेनली ऐसा आपको कुछ न कुछ मैटर ज़रूर मिलेगा। आप 10 मिनट के वीडियो से कुछ ऐसा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको अभी तक नहीं थी। तो आप थोड़ा-सा समय अपने लिए निकाल कर के समय किसी के पास नहीं है और समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है और आप अपने लिए तो समय निकाल ही सकते हैं। विषय के शिक्षक हैं, उनके पास समय ज़्यादा नहीं होता है, उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है। लेकिन आप जब अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, तो शिक्षक कैसे आपके लिए समय निकालेगा? तो आपका महत्व, आपका उद्देश्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप अपने लिए समय निकालिए कि आप कुछ इस तरह से वीडियो देखिए, पिक्चर ना देखकर, फ़िल्में ना देख कर के देखिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं कि संन्यास आप ले लीजिए, परंतु आप थोड़ा-सा 10-15 मिनट रोज़ के थोड़ा-सा उसमें भी निकाल लीजिए। आप ऐसा समझिए 1 गाने कम देखें या 5 मिनट का एक जो गेम का है स्टेज कम खेला हमने, लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर प्राप्त किया, ऐसा है। तो अब आपको ग्रामर जो है व्याकरण के लिए तो एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। एक अच्छे शिक्षक की यानी मास्टर टीचर की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षकों को भी ज्ञान होता है, नॉलेज इज़ पावर ऑब्वियसली कहते हैं नॉलेज इज़ पावर बट मैं थोड़ा-सा ऐसा मानता हूँ एप्लाइड नॉलेज इज़ पावर मैंने कहीं पढ़ा है। एप्लाइड नॉलेज इज़ पावर यानी ज्ञान को लागू करते हैं तो वो ज्ञान जो है वो ताकत बनती है। तो शिक्षक भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उनसे पूछिए, तो मास्टर शिक्षक को पता होता है कि किस बच्चे को कहाँ से शुरू करना है। ग्रामर में हमको समस्या यही होती है कि हमको कुछ पता नहीं चलता है कहाँ से समझूँ? शिक्षकों को जानकारी होती है, फिर भी बच्चों को चलाऊँ कहाँ से? बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब देखिए बताते हैं कि 8वीं से बच्चे अगर स्टार्ट किए हैं, 8वीं से अभी आपके पास देर नहीं हुआ है। अगर 8वीं वाले विद्यार्थी हैं तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ने लग गए टेंस।
तो टेंस नहीं बच्चों, आप पहले सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए, सेंटेंस से प्रारंभ कीजिए। सेंटेंस में भी दो भाग हो जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कौन से प्रश्न बना दिया? सब्जेक्ट, कर्ता प्राप्त होता है। तो आप कौन से प्रश्न बना दीजिए, कोई वाक्य, जैसे एक सिंपल सा वाक्य मैंने बोला, राहुल आम खाता है। राहुल आम खाता है। राहुल ईट्स मैंगो। राहुल आम खाता है। तो हम प्रश्न बनाते हैं, कौन आम खाता है? आपका उत्तर होगा राहुल। जी हाँ, आपको देखिए आ गया। सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? राहुल सब्जेक्ट हो गया कि राहुल कौन खाता है आम? तो राहुल आम खाता है। तो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, जिसको बोलते हैं कर्म। तो ये किस तरह से आप पहचान सकते हैं? तो क्या खाता है? राहुल क्या खाता है? आपका जवाब होगा आम खाता है। तो ऑब्जेक्ट भी आपको पहचान में आ गया। अब सब्जेक्ट आप पहचान लिए, ऑब्जेक्ट पहचान लिए, अब क्रिया आता है कि क्रिया, तो कौन क्या करता है? तो राहुल आम खाता है, खाता है। तो खाना ये जो हो गया दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, ये हो गया क्रिया। अब इसमें फिर अब आगे आपका नंबर आया टेंस का कि काल। तो काल कौन से हैं? तो हिंदी में हम पहचानते हैं ता, ती, ते हो। तो सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में वाक्य में एक वचन हो तो एस या एस लगा होता है। इसके बारे में विशेष जानकारी आप विषय के शिक्षक से पूछ सकते हैं, और नहीं तो संपर्क मेरा कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को जब भी कुछ समस्या होती है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा चैनल पर। आप कहीं भी आप मुझे बेझिझक आप फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो समस्या है। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो आप व्हाट्सएप पे प्रश्न अपने रख सकते हैं, मुझे समय मिलेगा, मैं अपना आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद यही है कि आप ग्रामर सीख गए, तो आपको शब्द जो है उसको जोड़ करके, शब्दों से खेल करके आप वाक्य की तरफ पहुँच सकते हैं। और वाक्य जब आपको आने लग गया तो भाषा आपको आने लग गई, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आपको भाषा आने लग गई, तो आप भाषा सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप भाषा सीख जाएँगे तब तो फिर समस्या है ही नहीं, फिर तो आपके पास पासवर्ड भी आ गया। अब आप किसी भी ताले को अनलॉक कर सकते हैं, उसे खोल सकते हैं। तो ये जो भाषा है, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो हमें बहुत ऊँचे स्तर तक ले जाता है। अभी जहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज़ होते हैं, तो उस महत्व को ध्यान में रखते कोई भी साक्षात्कार होता है। जी हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू से आप परिचित हैं, परंतु साक्षात्कार से कदाचित आप परिचित होंगे, बट साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है वो अंग्रेजी में ही परफॉर्म किए जाते हैं, अंग्रेजी में ही मोस्ट ऑफ लिए जाते हैं। तो आप इस भाषा को समझने लग गए तो बहुत ही सरलता आपको होगी सभी क्षेत्रों में। ऐसा तो आप सभी क्षेत्र में इस तरह से जुड़ सकते हैं इस भाषा को लेकर के। तो ये जो है एक आपके लिए क्या करता है, खिड़की के समान है, विंडो ओपन करता है। विंडो की सहायता से आप पूरे दुनिया में पहुँच सकते हैं। और जैसा कि हमारे घर पे भी विंडो होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडो की, कि वो देखिए वो खिड़की है एक, लेकिन हमें पूरी दुनिया से जोड़ कर के रखा है, और हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं हम आप भी जुड़े हुए हैं, तो ये उसी विंडो का कमाल है। जी हाँ, विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट का कि हम और आप, इस तरह से मैं किसी और विस्तार में हूँ, आप किसी और विस्तार में हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से आप अंग्रेजी भाषा को महत्व दीजिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है। वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह है, वहीं राह है। और राह जब चाहें आप, तो क्यों नहीं तलाश सकते हैं। राह की बात अगर आई है, तो मैं एक कुछ चंद
पंक्तियाँ हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा हिम्मत बनाए रखने का। रास्ते में तो कठिनाई आती ही है और जो मेहनत वाले रास्ते हैं, तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत कम होती है दोस्तों। तो आप मेहनत वाले रास्ते पे जाएँगे, तो आपको धक्का-मुक्की मैं बोलता हूँ बहुत ही कम होगा। आप आसानी से उस पे चल सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा कठिन रास्ता पड़ता है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो एक कदम ऐसा लेना है ये कठिन जो मोड़ पे है कि आपको एक ही पहला स्टेप जो है वो बहुत ऊँचा होता है। उसके बाद आगे अपने आप सरलता हो जाती है। तो अगर कोई मुसीबत आती है, तो उसको बस मुसीबत का नज़र मिलाकर सामना कीजिए और उसे बोलिए। क्या? क्या बोलना है? गमों और मुश्किलों से हारने वाला मैं नहीं, गमों और मुश्किलों से हारने वाला मैं नहीं, सागर डुबा दे ऐसा किनारा मैं नहीं, सागर डुबा दे ऐसा किनारा मैं नहीं, मेरा तो आना-जाना है इसी पथ पर, मेरा तो आना-जाना है इसी पथ पर, चमक कर टूट जाऊँ तो सितारा मैं नहीं। जी हाँ, चमक कर टूट जाऊँ वो सितारा मैं नहीं। तो आप जब सितारा बन जाएँगे, आपकी जो ख्याति है, वो सितारे की तरह चमकने लगेगी, तो आपको सभी जानेंगे, सभी प्रसन्न होंगे, सभी आपको सुनना चाहेंगे, सभी आपसे बातें करना चाहेंगे और आप समाज में एक उदाहरण के रूप में बन जाएँगे, कि जिसका अनुसरण जिसको समाज फ़ॉलो करना चाहेगा। तो हमारी जो स्थिति कुछ ऐसी है, इस तरह का आप बना लेते हैं, तो अपने आप में एक सराहनीय काम और अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इंग्लिश के महत्व को लेते हुए आप आगे बढ़िए। तो अब कुछ-कुछ जो मैं बोर्ड की जानकारी है, वो मैं आगे दूँगा। अब आ जावे कक्षा 11 और 12 के लिए। कि कक्षा 11 और 12 तो 11 और 12 आप 11वीं में मेहनत अच्छे से कर लिए, तो 12वीं आपका अच्छे से रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 विषय जो आप सभी के सामने नए आते हैं, जो इसमें कह सकते हैं कि अकाउंट, नामा के मूलभूत तत्व, अकाउंटेंसी, जो आपके सामने बिल्कुल नए स्वरूप में आया है और स्टेट है तो आप पढ़े हुए हैं। वाणिज्य व्यवस्था है तो स्टैटिस्टिक कुछ भाग आपने पढ़ा है पोर्शन और इसके अलावा वाणिज्य व्यवस्था है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, थोड़ा कुछ नया आता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र है तो एक भाग के रूप में ही आपके सामने आ जाता है। अभी तक आपने समाज विद्या के रूप में अंदर ही अर्थशास्त्र पढ़ा था। अब एक किताब पढ़ना पड़ता है अर्थशास्त्र के लिए और वाणिज्य व्यवस्था एक अलग आता है, जो आपको थोड़ा-सा कठिन लगता है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं कठिन है, पढ़िए, समझिए, अच्छा रहता है। बाकी के और विषय हैं जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा जो कंप्यूटर है या जो पत्राचार के व्यवहार हैं वो हैं। जो मुख्य विषय नए कुछ आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि स्टेट है, अकाउंट है और इकोनॉमिक्स है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, ये आते हैं। तो आप नया कुछ समझ रहे हैं, तो विद्यार्थी मित्रों, नए किताब जो कुछ कठिन किताबें हैं, वो समझने में थोड़ा कठिन होता है, उसके बाद रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अच्छी किताबें जो होती है, वो शुरुआत में समझने में कठिन पड़ती है। आप इसको समझिए तो बहुत अच्छा है और कॉमर्स में, वाणिज्य में बहुत ही अ स्कोप आपको मिलेगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो कॉमर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि आर्ट्स लेके जो पढ़ रहे हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे कमेंट सुने हुए हैं कि आर्ट्स से पढ़ रहा है यानी बेकार है पढ़ाई, ऐसा नहीं है। आर्ट्स से अगर पढ़ाई बेकार होती तो हमारे जो शिक्षक हमको समाज विद्या पढ़ाते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शायद वो स्कूल में ही नहीं होते, क्योंकि वो तो आर्ट्स से पढ़ाई करके ही आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, वो उनके पास कुछ उद्देश्य नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे हैं आप, तो आपको हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और कॉमर्स लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आपको भी आपने अच्छा चुनाव किया है, परंतु पढ़ाई जो है कोई भी ज्ञान किसी भी क्षेत्र में है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं आगे, आप बाँट सकते हैं।
और आप अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया एप्लाइड नॉलेज इज़ पावर, तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से है, तो आप इसमें पढ़िए। ठीक है, नया विषय है तो कुछ नहीं, बस आप इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में दोस्त आप कोई बनाते हैं तो होता है कि शुरुआत में झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब के साथ अगर आप दोस्ती कर लिए, बुक्स से अच्छे दोस्त कोई नहीं हो सकते। आपको ये कभी चीट नहीं करते हैं, आपको कभी ये धोखा नहीं देते हैं, आपसे कुछ कभी माँगते नहीं। आपके ड्रॉवर में आसानी से पड़े रहते हैं। आप इसको जब भी समय मिलता है, इस दोस्त से मुलाकात आप नियमित करते रहिए, ताकि आपकी जो क्षमताओं में निखार, सुधार आता रहे और आपकी जो ख्याति है, आपका जो उजियारा है, वो सभी क्षेत्र में उजागर होता रहे, फैलता रहे। तो आप किताब को अपना अच्छा दोस्त बना लीजिए और अच्छे दोस्तों की संगति है, तो आपको समाज में अच्छे तरह से जानेंगे, अच्छे रूप में आपको पसंद करेंगे। क्योंकि कहा जाता है अ मैन इज़ नोन बाय कंपनी ही कीप्स। जो जैसे व्यक्ति की संगति करता है उस तरह से उसे जाना जाता है। तो आप अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे, अच्छे बुक्स की संगति करेंगे, तो आपको बाकायदा बहुत अच्छे से जाना जाएगा। ठीक है? तो आप शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं तो आप अच्छे तरह से और चलते जाइए। अब मैं 12वीं के विद्यार्थियों को थोड़ा बताना चाहूँगा जो बोर्ड के हैं, कि उनको क्या होता है 11वीं तो नया सीख लिए स्टेट अकाउंट और 11वीं से 12वीं पहुँचते-पहुँचते इनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है अकाउंट स्टेट से। जी हाँ, अकाउंट स्टेट से, आंकड़ा शास्त्र और नामांकित। तो इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि बस इनको अकाउंट स्टेट के अलावा और दूसरे विषय कम दिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है विद्यार्थी मित्रों कि आप स्टेट अकाउंट को तो समझिए, पढ़िए, लेकिन बाकी के विषय आप जो हिंदी है, वाणिज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, इसके अलावा जो दूसरे विषय हैं, जो विषय स्कूल के कॉम्बिनेशन के अनुसार रखे गए हैं, तो उसमें भी महत्व दीजिए। जितना महत्व आपके स्टेट अकाउंट का है, उतना ही महत्व हिंदी का भी है। हिंदी का भी जो गुण भार है, वेटेज है, वो 100 मार्क्स का ही है और स्टेट अकाउंट का भी 100-100 मार्क्स का ही पेपर है। तो हिंदी को भी उसी तरह से महत्व दीजिए और इंग्लिश को तो और महत्व दीजिए क्योंकि कॉलेज आप करेंगे 12th के बाद तो इंग्लिश मीडियम से करेंगे या तो गुजराती मीडियम से करेंगे। तो अगर इंग्लिश मीडियम से करते हैं तो आपकी भाषा, अभिव्यक्ति, सारे विषय आपके इंग्लिश में होंगे। 12वीं में आप एक विषय इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में आपको अगर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, तो सारे विषय, सातों विषय आपके अंग्रेजी में होंगे। या हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि 7 विषय आपके इंग्लिश के हो जाएँगे, प्लस अकाउंट, स्टेट, इको, बीए ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो 7 विषय मतलब एक इंग्लिश का और ज़्यादा। तो अगले साल आपको कुछ दोस्ती समझने में ज़्यादा समस्या हो, इसलिए पहले से ही समझ के रखा जाए। तो कहते हैं कि तैयारी हमेशा पहले से रखनी चाहिए और बताया है किसी ने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम पहले से ही अगर कुछ सहूलियतें रखेंगे, तो इलाज से परहेज़ अच्छा है। तो 12वीं में विद्यार्थी जो हैं वो सभी विषयों को विशेष महत्व देंगे। और अब मैं अपनी बात जो कुछ है वो कहना चाहूँगा इस तरह से कि अब जो विशेष करके जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जो 10वीं 12वीं में बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, अपने आप का जो व्यक्तित्व है वो बताने जा रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के द्वारा। तो दोस्तों आपकी 10 साल और 12 साल 10 साल या 12 साल की मेहनत आपके सामने आने वाली है एक छोटे से कागज़ के रूप में, जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, परिणाम पत्रक बोलते हैं, तो उसके रूप में। अब जो 12वीं में आ गए हैं विद्यार्थी 12वीं में बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उन्हें तो एक बार 10वीं में सामना कर लिए हैं बोर्ड का, इसलिए उन्हें ज़्यादा डर नहीं होता है। परंतु जो पहली बार 10वीं का बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारी शंका, दुविधा और उससे रिलेटेड समस्याएँ, प्रश्न
सारे होते हैं। तो उसका समाधान किस तरह से करना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएँ हैं, कि याद नहीं होता हमको, सभी की समस्या है लगभग। हाँ जी। जी हाँ, आप सभी की समस्या भी है और सभी को ये समस्या है कि हमें याद नहीं होता। तो दोस्तों याद कैसे हो सकता है आपको? आप एक वस्तु को पढ़िए, 2 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए। जी हाँ, उसका पुनरावर्तन करना आवश्यक है। एक छोटा-सा उदाहरण दूँ मैं कि आप कोई नया गाना सुनते हैं, नया गीत आया, तो नया गीत सुनते हैं तो आपको तुरंत नहीं उसके बोल याद होते हैं, तुरंत उसके बोल नहीं याद होते हैं। शुरुआत में आपने कुछ कुछ शब्द जोड़ते हैं, उसके बाद कुछ शब्द और जोड़ते हैं, फिर एक आध अंतरा आपको याद होता है। यानी कई बार आपने सुना, तो आपको एक अंतरा जाके याद होता है। तो उसी तरह से पढ़ाई वाली भी बात होती है, वहाँ पे भी यही नियम लागू होता है कि आप पढ़ाई वाला बात फिर से एक बार आप पढ़े, उसको फिर से दोबारा कुछ दिन बाद पढ़े, 2 दिन बाद पढ़े या उसी दिन रिवाइज़ किए, आप उसी को फिर से आप वो करते हैं, तैयार करते हैं, 1 बार, 2 बार बताया जैसा करत-करत अभ्यास कीजिए, ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड। तो बार-बार उसको प्रयत्न करेंगे, बार-बार उसका रिवीज़न करेंगे, बार-बार उसका पुनरावर्तन करेंगे, तो आपको आसानी से वो समझ में आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। तो जो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि हमको याद नहीं होता है या हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये कैसे याद रहता है कि आप भूल जाते हैं? जी हाँ, ये तो आपको याद रहता है कि आप भूल जाते हैं। तो आप वो जो भूल जाते हैं, वो बात को भूल जाइए और अब याद रहेगा, इस उद्देश्य से आप याद कीजिए। दूसरी कुछ-कुछ समस्याएँ ऐसा होती हैं कि लिख कर याद करें, पढ़कर याद करें, किस तरह से याद करेंगे? तो कुछ-कुछ विद्यार्थियों की ऐसी होती है शैली लिखने सीखने की कि उनको लिख कर के याद होता है। तो आपको लिख कर के याद होता है, तो आप लिख कर के याद कीजिए। अब इतने बड़े-बड़े प्रश्न प्रश्न मन में उठता है कि इतने बड़े-बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं, उसको हम कैसे याद करें? तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़िए और उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उसको याद कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी भाषा में। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं दूँ, विज्ञान का एक प्रश्न है कि आँखों की रचना बताइए और आँखों की रचना किस तरह से कार्य करता है, हमारे नेत्र हमारे किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन और मैकेनिज़्म ऑफ आइज़ तो किस तरह से हम कर सकते हैं? तो अब सिंपल सा बात अपने को ध्यान में रखना है कि हमारी आँखों में प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा करके पड़ता है, तो हमारी आँखों में क्या करता है वो आता है। आता है को हिंदी में बोलते हैं आता ही है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कम, C-O-M-E कम, आया। आया, तो आया तो। उसके लिए शब्द एक इंग्लिश में है कॉर्निया, नेत्र तो नेत्र में जो अंदर समाविष्ट होता है कॉर्निया, तो कॉर्निया के अंदर कम होता है, तो कॉर्निया के द्वारा हमारी आँखों में प्रकाश जो परावर्तित होकर के पड़ते हैं, वो हमारी आँखों में कम होता है। किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। इसके बाद इसको एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट कौन करता है? तो आइरिस इसको एडजस्ट करते हैं। तो आई जानते हैं, आई हमने सुना है मराठी शब्द है आई, माता को आई कहते हैं। ठीक है? आप सभी सीरियल देखते हैं, आप परिचित होंगे आई वर्ड से कि आई, माता को आई बोलते हैं। तो माता घर पे कंट्रोल करती है, उसी तरह से हमारी आँखों में आइरिस कंट्रोल करता है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं तो उसको कितना मोड़ना है, कितना रखना है, कितना एडजस्ट करना है, ये और फिर जाके परछाई पीछे पड़ती है नेत्र पटल पे और वो हमको सीधा दिखाई पड़ता है। इसके बाद ये क्वेश्चन को आप अच्छे से इतनी बातें जो याद समझने वाली है, उसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर आप पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल जाएगा, आपके मस्तिष्क में वो तैयार हो जाएगा। बस कुछ बातें लॉजिकली आपको जो विषय में अच्छा आप जिस विषय में आप अच्छे हैं,
उसमें अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, उसमें स्कोरिंग बना दीजिए उस सब्जेक्ट को, उस विषय को स्कोरिंग बना दीजिए। और जिस विषय में आपकी कमजोरी है, आपको लगता है ये विषय में समस्या ऐसी है कि लाल-लाल रेखाएँ दिखाई पड़ रही हैं, तो उसको इतना आप करिए, उस वस्तु को इतना आप तैयार करिए कि जो लाल-लाल रेखाएँ दिख रही है, उसका टेंशन खत्म हो जाए। उसमें आप सम्मानीय स्कोर 40, 45, 50 तक पहुँच जाएँ और जिस विषय में आपको अच्छा लगता है, वो विषय आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए अच्छे से कि आप उसमें अच्छा खींच लेवे 70, 75 इस तरह से खींच लेवे ताकि जो ये आपका एवरेज बैलेंस है, वो बन जाए। इसके अलावा अगर आप अपनी खामियों और खूबियों को ध्यान में रखते हुए आप विषय से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप उसको बहुत अच्छे से बखूबी अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। मुझे आप पे भरोसा बिल्कुल है कि आपके अंदर बजरंगबली वाली ताकत है और हमारा शिक्षकों का काम तो ऐसा है कि जामबंद वाला काम है। हम तो क्या करते हैं, बच्चों को जगाने की कोशिश करते हैं। बाकी जामबंद का काम जगाना है। बजरंगबली की क्षमता तो आपके अंदर ही है कि आप अपने क्षमताओं को भूल गए हैं। आप अपनी क्षमताओं को याद करेंगे। आप हम याद करवा रहे हैं। आपको याद आएगी कि आपकी क्षमता कहाँ तक है। आपको कोई बाउंड्री, आपको कोई सीमा बाँध नहीं सकती है। आपकी क्षमताएँ जो है असीमित है। उससे आपको जो बाँध रखा है सीमाओं में, उसको तोड़िए, बाहर निकलिए। आपके मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो आप बाहर निकल सकते हैं। तो आपको अपने अंदर के जो बजरंगबली हैं, उनको जगाना है। हमारा तो काम कहना है। आप अपने अंदर की एक धुरस जो होती है, आग जो होती है, उसको जगाना है। चिंगारी को एक हवा दीजिए और वो ज्वाला में जो प्रज्वलित हो जाता है और जिसका उजियारा सभी को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने अंदर की जो सुप्त शक्तियाँ हैं, जो आपके अंदर छिपी शक्तियाँ हैं, उसको जागृत कीजिए और पढ़ाई कीजिए, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये जो बोर्ड से रिलेटेड जो बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा थोड़ी-सी एक और समस्या होती है कि हमारे पास टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि कितना देर पढ़ना है, कितना ये करना है, कितना वो करना है। तो आप टाइम टेबल एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं, पहले से बना लीजिए और पहले से बना लीजिए मतलब आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे आज आधा घंटा पढ़ना है। बिल्कुल कम लग रहा होगा, आधा घंटा पढ़ना है। किसी बच्चे के अंदर ऐसा होगा कि मुझे आज 20 मिनट पढ़ना है। आपके अंदर से अंदरूनी आत्मा अगर आवाज़ दे रही है कि मुझे आज 20 मिनट पढ़ना है, तो आप 20 मिनट अच्छे से पढ़िए। आपको 20 मिनट के अंदर 1 घंटे याद करते हैं उतनी स्मरण शक्ति आ जाएगी, आपको याद हो जाएगा। बस हमें अंदर से मन को जगाना है कि आज हमें पढ़ना है, याद करना है। अगले दिन उसको 10 मिनट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसके अगले दिन और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों तक यही आप जारी रखिए और उसके बाद आप ये समय थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं और आप अपना एक समय टाइम टेबल बना सकते हैं और फिर इसी तरह से सभी विषय में जैसे कि कल परीक्षा हो तो आज हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से आप ऐसा सोचिए कि कल एक विषय की परीक्षा है और आज हमें कुछ पढ़ना है, आज हमें कुछ याद करना है। तो उस तरह से और परीक्षा के समय सारे पाठ पूरा सिलेबस याद नहीं हो सकता दोस्तों। तो आज एक पाठ का हमारा आप ऐसा सोचिए कि कल हमारा टेस्ट है एक पाठ का, तो एक पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ना है मुझे और एक पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए मुझे लगता है 20 मिनट आप विहंगावलोकन आसानी से करें, तो आपको काफ़ी कुछ याद रह जाएगा। फिर अगले दिन 20 मिनट दे दीजिए आप, विहंगावलोकन एक बार फिर से कर लीजिए, फिर से आपको तैयार हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद 4 दिन, 10 दिन बाद आपको मौका मिलता है। इस तरह से हर दिन का रोटेशन आप बना लीजिए। स्टेट अकाउंट है या 10वीं वालों का गणित है, तो उसमें गणित में रविवार को आप बैठिए, छुट्टी है जिस दिन या अभी तो हर दिन छुट्टी ही है, रविवार का ज़्यादा महत्व रहा नहीं है। तो फिर भी रविवार को या किसी एक दिन 2 से 3 घंटे लगातार आप बैठे हैं, तो 2 से 3 घंटे बैठिए, किसी पाठ का आप
पहले उदाहरण सारे कर दीजिए। बिल्कुल उस तरह से जैसे कि आपका बर्तन खाली है उस विषय में, उस पाठ में खाली है। आप नए तरह से सीख रहे हैं। आपके स्कूल में, ट्यूशन में चल गया है, तो भी आप नए तरह से सीख रहे हैं। इस तरह से उस पाठ के प्रश्न उदाहरण हल कर दीजिए पहले, उसके बाद उदाहरण से संबंधित सवाल हल कर दीजिए। सवाल हल हो जाते हैं, उसके बाद सवाल कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा पाठ, और मुझे लगता है संडे का उपयोग आपका हो जाएगा। और अभी जो माहौल है उसके हिसाब से तो बाहर अपना जाना पसंद कम ही करते हैं। बाहर जाना जितना हो सके उतना टालिए और घर पे ही रह कर के प्रयास कीजिए। सफल बनाइए अपने प्रयास को। और जो भी ये लॉकडाउन के कारण समस्या हुई है या कोरोना वायरस के कारण जो भी समस्या हुई है, तो हमारे पास हमें लगता है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो तो समय थोड़ा आगे-पीछे, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है कि स्कूल आपका 2 से ढाई घंटे में आपका ऑनलाइन क्लास निपट जाता है। उसके बाद पर्याप्त समय है, 3 घंटे का समय लगभग आपका स्कूल से बचत हो जाता है, क्योंकि पहले आप 7 से 12 स्कूल जाते थे, 5 घंटे जहाँ पे जाता था, आधा घंटा, 1 घंटा ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता था, यानी 6 घंटे की जगह आप 3 घंटे या ढाई घंटे में ही निपट ले रहे हैं। तो जो ढाई से साढ़े 3 घंटे आपके एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं, तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसमें तैयार और ज़्यादा कीजिए। प्लस आपके जो बाकी के समय हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप एक टाइम टेबल इस तरह से बना लीजिए कि आपको एक विषय का 1 चैप्टर हर दिन रोज़ याद करना है, इस उद्देश्य से कि कल हमारा एग्ज़ाम है, इस पार्ट का हमारा टेस्ट होने जा रहा है। इस ऐसा सोच करके आप तैयार कीजिए, तो आपको ज़रूर तैयार हो जाएगा। और परीक्षा के आने-आने तक, परीक्षा आएगी आपकी तो तब तक आपके सभी पाठ इस तरह से तैयार हो जाएँगे। और एक बार आप रिवीज़न अच्छे से किए रहेंगे, रिवाइज़ अच्छे से पुनरावर्तन किए रहेंगे, तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। कुछ तो ऐसे चैप्टर होते हैं बच्चे, कुछ ऐसे विषय भी होते हैं, जिसमें बच्चे केवल परीक्षा के समय में देखते हैं, किताब खोलते हैं और बोलते हैं कि पेपर बड़ा ऑकवर्ड पूछ दिया था। जी हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों के संपर्क में आया हूँ। इसी तरह का एक विषय है, जो बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं। 12वीं में अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, परीक्षा के समय, परीक्षा के कल परीक्षा है, आज वो कंप्यूटर की किताब खोलते हैं और उनको कुछ नहीं पता चलता है ज़्यादा। स्कूल का परीक्षा है तो जैसे-तैसे जाके लिख लेते हैं। स्कूल में तो स्कोर ज़्यादा वो कोई मायने रखती नहीं है 12वीं में, कोई ज़्यादा महत्व का रखता नहीं है। लेकिन उनको समस्या होती है बोर्ड में। बोर्ड में बोलते हैं आज परीक्षा देने के बाद कि सर हमको पेपर ऑकवर्ड पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन बुक में से ही नहीं था। लेकिन दोस्तों आप पढ़ेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि हाँ, बुक में भी है और विषय के रूप में निकाला गया है उसको, कि साल भर पढ़ें। ऐसा नहीं कि हाँ, 2 दिन की पढ़ाई होती तो उसको कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में रख दिया जाता या स्पेशल पढ़ाई के रूप में रख दिया जाता। लेकिन नहीं, आपके शुरुआत से ही जुड़ जाता है कि आपके साथ विषय है। तो इस महत्व को समझते हुए कि सभी विषय का अपना एक महत्व होता है, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे सभी विषयों में टाइम टेबल बना करके। और अभी से ही सुबह उठ करके या रात में थोड़ा-सा देर जाग करके, सभी की क्षमता ऐसी नहीं होती कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़ ले रहे हैं। तो जिनकी रात को देर तक जागने की क्षमता है, वो रात को देर तक जाग कर के पढ़ सकते हैं थोड़ा, सुबह आप रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन सुबह की आप आदत डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिवाइज़ करिए, उसको याद करिए, पढ़िए अच्छे से। ऐसा मेरी जो है शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। आप व्यवस्थित अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर आएगा, याद होगा। और कहीं पे भी, किसी मोड़ पर भी हमारी अगर ज़रूरत हुई, गाइडेंस की ज़रूरत हुई, आपको अगर लगता है कि हाँ, सर से संपर्क करने की ज़रूरत है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप कभी भी इस तरह से प्रश्न आपके जो हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, कुछ भी कार्य और चलते-चलते बस कुछ बातें कहना चाहूँगा, जो आपको प्रोत्साहन के रूप में रख लेना है। जब टूटने लगे तो जब टूटने ले लगे हौसला, तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला, तो ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत तक तो ताज नहीं मिलते।
अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं रास्ता अपना, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं रास्ता अपना, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप वो जुगनू हैं जिसको किसी रोशनी की जरूरत नहीं, रोशनी आपके अंदर है। तो मेरी शुभेच्छा आपके साथ और गार्जियन के साथ सपोर्ट। नमस्कार। जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी, जय संघ। थैंक यू जितेंद्र जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हम उनसे बाद में कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।